आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, मुरादाबाद के पूर्व जिला पंचायत सदस्य मतलूब के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गायब लड़कियों के परिवार वालों से वसूली का आरोप है। लड़कियों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर वसूली का आरोप है। सर्विलांस सेल में तैनात पुलिसकर्मी की मदद से डिटेल निकालता था और बदले में गायब लड़की के परिजनों से मोटी रकम वसूली जाती थी। आरोपी जिला पंचायत सदस्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर मुरादाबाद से। गंभीर आरोप है, लड़कियों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर वसूली करने का आरोप है इस जिला पंचायत सदस्य पर, आरोपी पर। गायब लड़कियों के परिवार वालों से वसूली का आरोप है इस पर। मतलूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। जिला पंचायत सदस्य मतलूब के खिलाफ गंभीर आरोप, लड़कियों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर यह वसूली करता था उनके परिवार के लोगों से। पुलिसकर्मी की मदद से यह डिटेल्स निकलवाता था, सर्विलांस सेल के पुलिसकर्मी की मदद से, यानी कि नेक्सस था पूरा। और ये तार पुलिस से भी जुड़े हैं। परिजनों से वसूली जाती थी मोटी रकम। ये बहुत गंभीर आरोप और गंभीर मामला। उबैदुर रहमान हमारे मुरादाबाद संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए अब उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है और अभी केस दर्ज करने के बाद क्या कर रही है पुलिस। उबैद, आपको बता दूं कि ये जिला पंचायत का पूर्व सदस्य भी है और ये पुलिस से साठगांठ करके जो लड़कियां घर से फरार हो जाती थी उनकी लोकेशन पुलिस को ना बता करके परिवार वालों से संपर्क साध करके, और इसमें इसके साथ में एक पुलिस का सिपाही भी था जो सर्विलांस सेल में पोस्टेड है, तो उससे साठगांठ की जानकारी पुलिस को मिली थी। अमरोहा पुलिस को पहले इसकी जानकारी मिली थी। उसके बाद क्योंकि मुरादाबाद का मामला था, काश थाना इलाके का ये रहने वाला है, पंचायत सदस्य है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मतलब, तो इसकी जानकारी फिर मुरादाबाद पुलिस ने इसकी खोजबीन की और इसकी जांच में ये पता चला कि ये एक सिपाही के है और उसके साथ मिलकर के ये दोनों लोग जो है परिवार वालों से मोटी रकम लेते थे और लोकेशन उनको बता करके उनको लड़कियों को पकड़वा देते थे। लोक लाज की वजह से परिवार वाले भी पुलिस तक मिल जाते थे और इस तरह से ये मोटी रकम वसूलने का एक धंधा इन्होंने बना रखा था। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी तलाश की जा रही है। अभी ये जो है फरार बताया जा रहा है। ठीक है उबैदुर रहमान, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत बुलेटिन की कानपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कानपुर के जाजमऊ थाने में विधायक और भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। धमकाने और घर में कब्जा करने और आग लगाने की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया। जाजमऊ की पीड़िता फातिमा ने इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी के ऊपर घर पर कब्जा करने का आरोप लगाया। आज रात यानी गई रात मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने इरफान और भाई रिजवान की तलाश में छापे मारे हैं। देर रात घर में नहीं मिले दोनों, पुलिस की टीमें उन्हें खोजने में जुटी हुई हैं। इस मामले में कोताही बरतने के आरोपी एसओ जाजमऊ सस्पेंड कर दिए गए। थानेदार के सस्पेंड होते ही सीयूजी नंबर भी उनका बंद हो गया है। जाजमऊ थाने का सीयूजी नंबर स्विच्ड ऑफ पता चल रहा है। इरफान सोलंकी के भाई पर मामला दर्ज नहीं करने पर थानेदार पर भी कार्रवाई की गई है। आनंद फानन में मामला दर्ज करके रात विधायक के घर पर दबिश दी गई। विधायक इरफान सोलंकी का जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो बंद आ रहा है। जो विधायक हैं उनकी बेटी ने एक वीडियो बना के वायरल किया, उसमें ये खौफ और डर का साया बनाने की बात कही गई है, इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस वीडियो में ही देख सकते हैं कि पुलिस एज पर लॉ वर्क कर रही है एंड वी हैव केप्ट आवरसेल्फ विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ एंड विल कीप वर्किंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ। इसी तरीके का मिसबिहेव की आप लोगों की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि परिवार और अब जो पार्टी के अन्य विधायक हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कानपुर पुलिस की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में। नहीं, देखिए, हमारी कार्रवाई वी कीप वर्किंग 24 आवर एंड सिंस इन्फॉर्मेशन वाज वेरी सीरियस, तो हमें उस पर एक्ट करना है और हम विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ हमने वर्क किया है एंड इन फ्यूचर ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ ही हम वर्क करेंगे। अभी कितनी टीमें लगी हुई हैं क्योंकि जो अभियुक्त हैं, जो जिनके खिलाफ कंप्लेन है वो नहीं की है? दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, वी कैन नॉट रिवील ऑल दीज थिंग्स। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद तिवारी को आप अभी सुन रहे थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी का बयान भी सामने आ गया है। देर रात 3 बजे मेरे घर में पुलिस आई, ये उनका कहना है, और मैं और मेरा भाई निर्दोष हैं, ये भी कह रहे हैं इरफान सोलंकी। पुलिस ने हमारे घर को छावनी में तब्दील कर दिया है, कहना है इरफान सोलंकी का।
रात 3 बजे मेरे घर में कम से कम 10-15 थानों की पुलिस आई, जिसने मेरे घर को छावनी बना दिया। क्योंकि आप सबको मालूम है, हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ, मैं घर पे मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी। और महाराज जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ, हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए। मुख्यमंत्री से अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इरफान सोलंकी ने, वो आपने देखा और सुना। वहीं उन पर केस दर्ज होने पर उनके चाचा का बयान भी सामने आया। उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला पर ही कई आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एक पीड़िता सामने आई थी जिसने कहा था कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। इरफान के घर पर हम मौजूद हैं, उनके चाचा हमारे साथ हैं सरताज, उनसे बात करते हैं। सरताज साहब, देर रात पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या हुआ यहाँ? तो जैसे कि हमें उनके बच्चों ने खबर दी, सुबह हमें मोबाइल करा कि हमारे घर पुलिस आई है और काफ़ी फोर्स के साथ आई है और हमारे इरफान सोलंकी विधायक को ढूंढ रही है कि कहाँ हैं, उनको हमें गिरफ्तार करना है। उन्हें उन बच्चों को दबाव डाला। लेकिन इत्तेफाक के बाद विधायक जी लखनऊ गए हुए थे, घर पर थे नहीं वो। जैसे कि जानकारी हुई है कि किसी पीड़िता ने शिकायत करी है कि हमारे घर को आग लगाई है एक झोपड़ी में, जबकि उसका कोई हक भी नहीं है वहाँ झोपड़ी में। उसका न बैनामा है, न रजिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, न पेपर हैं। एक नाजायज़ कब्जा करे हुए महिला है। आप उल्टा ये कह रहे हैं कि उस महिला ने नाजायज़ कब्जा किया? उस महिला ने कब्जा करा। जो हकीकत है, पेपर हम करे, हम तो कई बार लिख के दिया, इनके परिवार वालों ने लिख के दिया कि भाई जांच कर ली जाए। जिसका पेपर जो रजिस्ट्री है वो रिजवान सोलंकी के नाम है। चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं उसकी जांच होना चाहिए। कमिश्नर साहब पुलिस से मेरी दरख्वास्त है कि उसकी निष्पक्ष जांच कर दें और देख लें कि इसमें इन लोगों का हाथ है ही नहीं है, बल्कि महिला उन पर इल्ज़ाम लगा के, आग लगा के इन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें परेशान किया जा रहा है। ये जांच के विषय है, जांच कर ले जो सच तो वो सामने सबके आना चाहिए। परिवार के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरी जांच हो जाए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो महिला फातिमा नाम की पीड़िता है, जो अपने आप को पीड़िता बता रही है और कह रही कि ये मकान उसका है और उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया विधायक के द्वारा, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के द्वारा, वो दरअसल रिजवान सोलंकी का ही मकान है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चलिए अब आपको सीधा कानपुर लिए चलते हैं रतीश त्रिवेदी के पास, जो कि सभी पक्षों से बात कर रहे हैं और इस खबर पर तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अब सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रतीश, आपने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की बात सुनाई, आपने इरफान सोलंकी के चाचा की बात उनसे बात की और उनका आरोप भी देखा हम सभी ने। लेकिन अभी फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है? इरफान सोलंकी कहाँ है, उनके भाई रिजवान सोलंकी कहाँ है, पुलिस क्या कह रही है अभी फिलहाल? देखिए, फिलहाल की स्थिति आपको बता दें कि पुलिस ये नहीं पता कर पाई है, मालूमात नहीं हुई है कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी कहाँ हैं। हालांकि इरफान सोलंकी ने अपना बयान ज़रूर जारी कर दिया है और उस बयान में वो मुख्यमंत्री से साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि इस मामले की स्पष्ट तौर पे जांच की जाए। एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एक दिन पहले हमको तहरीर मिली थी और तहरीर की जांच करने के बाद जब हमने फैक्ट जुटाए तब हमें पता चला कि मामला गड़बड़ है और इस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उसके बाद जब जागमऊ थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जो समर्थक हैं, जो चाचा हैं इरफान सोलंकी के, उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी से, उनके भाई से कोई बातचीत ही नहीं करी। उनसे भी कम से कम स्पष्ट कर लेना चाहिए था कि मामला है क्या। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि महिला कह रही है कि मेरा घर है, इस पर मुझे धमकाया जाता था, आग लगा दी गई, कब्जा करने की नीयत से बार बार प्रयास किया गया इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के द्वारा, लेकिन उल्टा आरोप लगा दिया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी का विवाद है ये तो रिजवान सोलंकी की है, यानी वो जो पीड़िता है फातिमा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है और ये प्रॉपर्टी रिजवान सोलंकी की है। उसके कागज भी हैं। दोनों पक्ष अब कागज होने का दावा कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि कागज बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आज किसी प्रॉपर्टी को लेकर के तमाम दावेदार सामने आ जाते हैं, तो बहुत गहनता से इस बात की जांच करनी होगी। लेकिन अभी तक की जो अपडेट ये है कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी कहाँ हैं ये पता नहीं। जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, यानी 10 साल मिनिमम सज़ा है और 10 साल मिनिमम सज़ा में आप एक चीज़ जो टेक्निकलिटी निकल के आती है कि नॉन अवेलेबल हो जाती हैं तमाम चीज़ें, यानी बहुत गंभीर धाराओं में, और धाराओं की एक लंबी फहरिस्त है। उनको लगाया गया है धमकाने का आरोप, आग लगाने का आरोप, इरादतन हत्या करने का आरोप
और एक बात और निकल के आ रही है, जो आरोपों में है कि जो महिला है, जो पीड़िता फातिमा है, उसके भाई का भी मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, तो उसमें भी रिजवान का नाम निकल करके रिजवान पर आरोप लगे थे, रिजवान सोलंकी पर। तो ये तमाम चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। इस दौरान पुलिस की कई टीमें सर्च कर रही है और सघनता से सर्च कर रही है। अब से कुछ देर पहले हमारी बात भी हुई थी पुलिस के आला अधिकारियों से, उन्होंने भी कहा कि हम लगातार सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ दोनों लोग हैं, क्योंकि रात में 3 बजे जो सर्च की गई उसमें इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। हालांकि इरफान सोलंकी का कहना है कि जाँच ठीक ढंग से की जानी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी विवादित है जिस पर वो पीड़िता अपना दावा कर रही है वो दरअसल रिजवान के नाम है। जी, एक तो बात यह है कि प्रॉपर्टी किसके नाम है, जांच इस पर होनी चाहिए और सघनता से होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, रतीश के कागज़ों का जो मसला है, कागज़ों का जो मामला है, उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि इस तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टी के विवाद हैं जिसमें सभी पक्ष कागज़ होने का दावा करते हैं और उस कागज़ के जरिए बताते हैं कि प्रॉपर्टी उनकी अपनी है। लेकिन दूसरी बात, जो आरोप है धमकाने का, हत्या करने की धमकी देने का, ये बहुत गंभीर आरोप है। सवाल ये है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, क्या ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें उस मकान पर कब्जे को लेकर कोई इस प्रकार का विवाद हुआ हो, कोई कहा सुनी हुई हो, कोई बातचीत हुई हो? इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, पीड़िता का ये दावा है कि पिछले कुछ महीनों से वो जाजमऊ थाना, जो नया थाना बना है, पहले ये चकेरी थाना अंतर्गत आता था, लेकिन कानपुर कमिश्नरी बनने के बाद ये जाजमऊ थाना बना और जाजमऊ थाने में 2-3 महीने से वो चक्कर लगा भी रही थी, ऐसा उस पीड़िता का दावा है। लेकिन पुलिस सुन नहीं रही थी। शायद इसीलिए पुलिस कमिश्नर की तरफ से आज जो जाजमऊ थाने के एसओ हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। रात में FIR, देर रात में FIR की गई और उसके बाद जो एसओ थे उनको हटाया गया। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें भी दिखाते रहें कि समर्थकों का आना जाना भी यहाँ पर शुरू हो गया है, तमाम समर्थक भी यहाँ पे आ रहे हैं। 2-3 महीने पहले से चक्कर लग रहे थे, विवादित प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी विवादित होने के चलते दोनों पक्ष अपना अपना दावा पेश कर रहे थे कि रिजवान सोलंकी की है या फातिमा की है। जो रिजवान समर्थक यानी इरफान समर्थक है, उनका कहना है कि महिला ने वहाँ झोपड़ी बना करके कब्जा कर लिया था। KDA की प्रॉपर्टी है कानपुर विकास प्राधिकरण की, जिसे रिजवान सोलंकी ने ले लिया था। लेकिन इसी बात का झगड़ा है, दोनों पक्ष अपने पास पेपर होने का दावा करते हैं। कुछ समर्थक भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप इधर आइए। ये बात बार बार निकल के आ रही है, किसकी प्रॉपर्टी है ये, और झगड़ा पहले भी होता रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कोई, मतलब कि अभी तक कोई ऐसी बात आई कि पहले भी झगड़ा होता रहा है। मानिए, क्योंकि हम माननीय विधायक जी के समर्थक, हम इतना ही कहेंगे, आज तक जिसने घर किसी का बसाया उजाड़ने वाली कहाँ से बात आ गई। हमारे विधायक जी इस तरह से कोई भी विवाद में आज तक नहीं रहे और जो भी आरोप है, ठीक है, रतीश समर्थक है और वो कह रहे हैं कि जिसने आज तक सबका घर बसाया हो वो किसी का घर उजाड़ने की बात कैसे कर सकता है। वो समर्थक हैं, उनकी भावनाएं भी ऐसी ही होंगी, इसका अनुमान था और उनके शब्द भी वैसे ही है जैसा कि अनुमान था। बहुत धन्यवाद आपका रतीश। अब पुलिस को सच जो है सामने लाना होगा और वाकई ये सघनता से की जाने वाली जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। पुलिस का स्टंट करने वालों पर कड़ा एक्शन नजर आ रहा है। गोमती नगर के शिरोज रेस्टोरेंट के बाहर स्टंट कर रहे थे बाइकर्स और उन पर एक्शन लिया है लखनऊ पुलिस ने। मॉर्निंग वॉक के वक्त कई गाड़ियों से ये युवक वहां पर स्टंटबाजी कर रहे थे। JCP लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने यह कार्रवाई की है। एक्शन लिया गया है इन युवकों पर जो मोटरसाइकिल लेकर स्टंटबाजी कर रहे थे सुबह मॉर्निंग वॉक के वक्त, सुबह लखनऊ की सड़कों पर। एक और बड़ी अपडेट, आगरा में 3 किसानों पर आसमानी बिजली गिरी है और इससे 3 किसान झुलसे हैं। आलू के खेत में काम कर रहे थे ये तीनों ही किसान। तीनों किसानों की हालत गंभीर, इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला है आगरा के गांव सुताहरी का। दुखद। किसान पर ही फतेहपुर में हाई टेंशन वायर गिर गया। ये किसान गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। लोगों का बिजली विभाग के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है और शिकायत के बावजूद वहां पर हाई टेंशन वायर को हटाया नहीं गया था। गिर गया वो किसान के ऊपर और वो जख्मी। 4 मवेशी भी गंभीर रूप से झुलसे हैं और इसीलिए गुस्से में लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिकायत की गई थी, इस हाई टेंशन वायर को हटाने की बात कही गई थी, मांग की गई थी, ऐसा नहीं किया गया। इधर ग्रेटर नोएडा में लैप्स पॉलिसी का सेटलमेंट कराने के बाद ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मुख्य अभियुक्त के साथ साथ उसकी पुलिसकर्मी पत्नी भी शामिल है। ये ठगी का धंधा खाकी वर्दी के संरक्षण में चल रहा था, ये ज्यादा चिंताजनक बात। आरोप है कि यह गैंग अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है।
यह मामला तब उजागर हुआ जब ठगों ने भेल के सेवानिवृत्त अधिकारी से 80 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे गैंग का पर्दाफाश ग्रेटर नोएडा साइबर सेल और दादरी कोतवाली पुलिस की संयुक्त छापेमारी के अभियान में हुआ, जो लैप्स इंश्योरेंस पॉलिसी का सेटलमेंट कराने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन्स और 6 सिम कार्ड बरामद किए। इधर गाजीपुर लूटकांड मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। रेवतीपुर इलाके में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कुख्यात अभिषेक सिंह उर्फ बंदी और सीताराम को धर दबोचा है। पकड़े गए अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस के साथ साथ 30,000 रुपए कैश और चोरी की बाइक्स भी जब्त की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी अभिषेक सिंह उर्फ बंदी के पैर में गोली लगी है। ये बिरनो थाना इलाके पे मौजूद ग्राहक सेवा केंद्र का मामला है। रायबरेली से खबर है, अब वहां पर पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मिल एरिया थाना इलाके के शारदा नहर के पास 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पास से लूट का माल बरामद किया गया है, साथ साथ अवैध तमंचा और बाइक भी बरामद। कुछ दिन पहले ही सराफा व्यवसायी पर लूट का आरोप, 25,000 का इनामी मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। अस्पताल में इसका इलाज किया जा रहा है। कई लूट की घटनाओं में शामिल होने का आरोप। मुठभेड़ में गोली लगी, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। बड़ी खबर आगरा से है, वहां पर एचएमए ग्रुप पर आईटी की रेड 100 घंटे बाद खत्म हुई है। 100 घंटे बाद इनकम टैक्स के छापे में चौंकाने वाले खुलासे हुए। 100 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश हुआ है। करोड़ों रुपए के गहने जब्त होने की भी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम सबूतों को अपने साथ ले गई है। पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने ये रेड्स की थी। कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। 100 घंटे तक ये छापेमारी की गई और उसके बाद 100 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश हुआ है। करोड़ों रुपए के गहने जब्त किए गए। तमाम सबूत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अपने साथ लेकर गई है। यह बड़ी खबर आगरा से। आगरा के सबसे अमीर लोगों में से एक पूर्व विधायक बसपा के जुल्फिकार अहमद भुट्टो के वहां ये रेड की गई थी। एचएमए ग्रुप के मालिक हैं और 100 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा किया है इस रेड के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। जो सबूत हाथ लगे हैं उन तमाम सबूतों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने साथ लेकर गया है। यह बड़ी रेड थी, 100 घंटे तक चली और 100 करोड़ की अघोषित आय सामने आई। 100 घंटे तक लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अलग अलग ठिकानों पर अघोषित आय और जो रकम है, अघोषित जो रकम है, आय है, उसकी छानबीन करते रहे और 100 करोड़ का मामला सामने आया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं और आज सुबह सुबह उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए। कान्हा के दर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले कान्हा की पूजा की। इसके बाद उन्होंने सुबह की आरती में हिस्सा लिया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने कृष्ण पूजन में हिस्सा लिया। पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ पूरे मंदिर का भ्रमण किया और इस दौरान मंदिर प्रांगण में मौजूद कान्हा भक्तों का मुख्यमंत्री ने अभिवादन भी किया और साथ साथ मुख्यमंत्री आज इस्कॉन के गुरुकुल और डेयरी फार्म का उद्घाटन भी करेंगे। तो सुबह सुबह मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहुंचते ही उन्होंने भगवान के सामने भगवान कृष्ण के दर्शन पूजन किए और आरती की, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना की विधिवत। और आज वो इस्कॉन के गुरुकुल और वहां पर डेयरी फार्म का उद्घाटन भी करेंगे। जो भक्त वहां पर मंदिर प्रांगण में मौजूद थे उन सब का अभिवादन भी मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान वहां पर स्वीकार किया और अपना अभिवादन भी प्रस्तुत किया। देखिए उनके पूजा पाठ के दौरान की तस्वीरें मथुरा में जो हमें प्राप्त हुई हैं। सुबह की श्रृंगार आरती के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वहां पर मंदिर में और उसके साथ साथ उन्होंने न सिर्फ दर्शन पूजन की, आरती की, बल्कि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।